फ्रेडरिक नीचे, एक जर्मन दार्शनिक ने कहा था कि प्यार में पागलपन तो है, परंतु उस पागलपन में भी कुछ कारण होता है। नमस्कार और आपका स्वागत है युवा मंच के इस अंक में, जहां हम हर बार की तरह युवाओं से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। मैं आयुषी मिश्रा आपका भारत फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा आपसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि आप हर बार की तरह हमारे इस बार भी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और हमें ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का यूपीआई लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आप वहां पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज का हमारा ये शो लिव इन रिलेशनशिप पर है। भारत में शादी एक कानूनी और सामाजिक अनुबंध है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप आपसी समझौते के तौर पर देखा जाता है। कुछ समय पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में सुनाते हुए ये कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हैं, जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी। मेरे पहले गेस्ट हैं पीयूष सिंह जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर जगदीश सडीजा जी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज में। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राज्य लक्ष्मी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मेरा पहला प्रश्न पीयूष जी से है कि आप हमें लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी वैधता को बताएं। आयुषी, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहला जजमेंट दिया था 1978 के अंदर। तब से अब तक लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा के ऊपर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सिर्फ ये कहा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप ना गैर कानूनी माना जाएगा, मतलब इसको इलीगल नहीं माना जाएगा, और ना ही इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई पर्सनल लॉ के अंदर कोई तवज्जो देगा या कोई इंपॉर्टेंस देगा। अब जो बात करें कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर किसी भी हाई कोर्ट ने अब तक ये नहीं कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल है, या किसी भी मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी ये नहीं है लिव इन रिलेशनशिप इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 2015 के जजमेंट में, इंदिरा शर्मा के जजमेंट में एक बहुत अच्छी जानकारी देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर सिर्फ एक डिफिकल्टी होती है कि अगर कोई भी दो व्यक्ति, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो दो व्यक्ति, एक औरत और एक आदमी है, तो अगर वो दोनों उनकी शादी नहीं हुई है दोनों की, तो वो एक सिंपल एग्जांपल हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप का। लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ती है जिसके कारण वो कानूनी उसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आ पाता है। कि मान लीजिए एक आदमी की शादी हो चुकी है और औरत की नहीं हुई है, और वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या औरत की शादी हो चुकी है और आदमी की नहीं हो रही है, इस तरह के दो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या दोनों की शादी हो चुकी है किसी और से और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और पांचवा एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि मान लीजिए सेम सेक्स के दो व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो क्या उनको पर्सनल लॉ के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्सनल लॉ, क्या उनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या मुस्लिम लॉ या पारसी लॉ के अंदर, क्या उनको वो कानूनी प्रावधान या प्रोटेक्शन या बेनिफिट, जो मेन एडवांटेज है बेनिफिट का, क्या वो बेनिफिट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जब तक और जहां तक बात आती है कि उनकी लीगल राइट्स का, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जैसे आपने एग्जांपल दिया कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने मना कर दिया या उसको कहा कि इस तरह का सोसाइटी में हमारे नॉर्म नहीं है, तो हमें समझना होगा वो किस तरह का पिटीशन था और वो किस तरह से आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया। आप चंडीगढ़ हाईकोर्ट के पिछले 3 महीने के अंदर उसी सेम बेंच के 3 जजमेंट आए हैं, जिसमें से 2 जजमेंट चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ये कहा, वो पिटीशंस किस लिए थी, दोनों पिटीशन इसलिए थी कि जो आदमी और औरत या लड़का लड़की साथ रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में, और उन्होंने मेंटेनेंस के लिए या कोई और डोमेस्टिक एक्ट के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कोई प्रावधान के अंदर प्रोटेक्शन मांगी। इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून के अंदर हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि ये शादीशुदा लोगों के लिए है और ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही सेम चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आर्टिकल 21 के अंदर, उसके अंदर लड़का लड़की चंडीगढ़ हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मांगने आए थे कि हमारे परिवार वाले हमें धमका रहे हैं और हमारी जान को खतरा है।
तो हमें प्लीज बचाया जाए। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने उसमें इंटरवीन करते हुए कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप को, क्योंकि कानूनी तौर तक उसकी परिभाषा तय नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी आपकी इम्पैक्ट नहीं होगी, और हाईकोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। तो आपकी कोई लीगल राइट खत्म नहीं होती। तो हमें समझना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। आप अगर लड़का लड़की अपनी मर्जी से रहना चाहें, कोई अपराध नहीं है। उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो मिलेंगे, उनको जो कानूनी राइट एक अपने दर्द से, मान लीजिए लड़का अगर लड़की के साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, तो आईपीसी के अंदर जो प्रोविजन है, लड़की कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन लड़की बाकी कानूनों के अंदर एक वाइफ की तरह आके उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती। सिर्फ ये एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कोर्ट्स का डिस्टिंक्शन है। जी जी, तो मैं डॉक्टर जगदीश जी से पूछना चाहूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप लोग किन कारणों से आते हैं? एक साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले लिविंग रिलेशनशिप में जो एक कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वो आते हैं। पहला ये है कि वो एक कॉम्पेटेबिलिटी को देखना चाहते हैं कि अपोजिट सेक्स जो साथ रह रहा है या सेम सेक्स, उनकी कॉम्पेटेबिलिटी आपस में कितनी है, ट्यूनिंग कितनी मिल रही है डिफरेंट एस्पेक्ट पर, तो उसको जज करने के लिए। दूसरा होता है कि वो एक जो शादी का बंधन होता है उसकी जिम्मेदारी से भी दूर रहने के लिए भी वो अपने आप को साथ में ले लेते हैं। तीसरा है, जैसे आजकल सेक्सुअली एक्टिव जल्दी हो जा रहे हैं युवा हमारे, तो वो लोग सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए उसको मेंटेन कंटिन्यू करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उससे जो बड़ी बात है, उस सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने पहले बात कही कि जिम्मेदारी से दूर रहना, यानी कि हमें किसी भी लिविंग रिलेशनशिप में जब हम चाहें तब हम वे आउट कर सकते हैं। हमें साथ रहने के लिए कोई एक बंदिशें नहीं है, कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है कि हमें साथ रहना ही है। जब चाहा मैंने छोड़ दिया, डाइवोर्स का कोई चक्कर नहीं है, दहेज का कोई चक्कर नहीं है, पैसे का कोई चक्कर नहीं है, लीगल एस्पेक्ट का कोई बंधन नहीं रहेगा। इन इन कारणों से वो लिविंग रिलेशनशिप को साथ रखने के लिए कोशिश करते हैं, और जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर देखा जाए तो बहुत इजी वे आउट है निकल जाना वहां से। वायलेंस बहुत होता है, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस भी कह सकते हैं, कि साथ में, और ज्यादा सफरर वोमेन ही होती है क्योंकि मेल डोमिनेंट होता है, वो निकल लेता है। सेक्सुअली एक्टिव होने से क्या है, अगर उनको बच्चा हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि इस लिविंग रिलेशनशिप की नींव जो है वो कहने को कंफर्टेबिलिटी की हुई, कहने को सेक्सुअल एक्टिव होने की हुई। सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट के साथ नहीं है। उनका रिलेशनशिप पहले भी ट्रस्ट के साथ नहीं था, और जब साथ रहते हैं ट्रस्ट नहीं, और ना ही बन पाता है ट्रस्ट। कारण ये है कि वो जो समाज के नियम हैं जिनको शादी के बाद लोग फॉलो करते हैं, आप ये देखिए कई लोग तलाक नहीं देने के बाद भी अपने आप में सामाजिक नियमों को साथ लेकर के झुकाव के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और कई लोग उसमें बदल भी जाते हैं, अपने आप को पॉजिटिव लाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़े कारण यही है जिनकी वजह से लिविंग रिलेशनशिप रहता है। बिल्कुल मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और अब भारत में इसका काफी प्रचलन है, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप एक मॉडर्न सोसाइटी की एक मॉडर्न विचारधारा को दर्शाता है? सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझना चाहिए कि मॉडर्निटी क्या है और व्हाट इज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का मतलब है कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने ऊपर जिम्मेवारी लें। इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति अपना जो भी करता है, वॉट एवर वर्क ही डज, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में करता है, यानी कि उसका जो भी प्रभाव पड़ता है वो उसका अपना होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि भारत एक आधुनिक देश है, तो इसका मतलब ये है कि पीढ़ी परंपरा चलती आ रही है। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की अपने उसकी ले सकता है, तो वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ। यस, आज हमारा समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें काफी बदलाव आया है, और हम लोग बहुत ज्यादा में है, बहुत तनाव में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। जैसे कि सर ने बोला कि एज अ साइकेट्रिस्ट उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सो दैट पॉइंट, यस आई डू एग्री कि आज हमारे सोसाइटी में पीपल आर स्केर्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत बदलाव आ रहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटीज नहीं है, सोशल सिक्योरिटीज नहीं है। बट ये कहना कि ये बिल्कुल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, नहीं, इट्स नॉट कंप्लीटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ये हमारे उसमें समाज में बदलाव आया है। सो लोग अपने रिलेशनशिप्स को एक
अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वर्ग, इट इज नॉट दैट पूरा इंडिया में, बिकॉज इंडिया में काफी वर्ग है और हर वर्ग का इसका जो इन्फ्लुएंस है, द इम्पैक्ट वो अलग है। तो कुछ वर्गों में जो इसका जो बर्डन है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसकी जो रेपरकशंस है वो ले सकता है, वही इसको लेके आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल पीयूष जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं और सुरक्षा के मामले में हमारे क्या मौलिक अधिकार। आयुषी, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कोई लड़का या लड़की, तो सबसे पहले उनको ये देखना होगा कि क्या वो पर्सनल मैरिज लॉ के अंदर, मतलब मान लीजिए अगर लड़का लड़की दोनों हिंदू हैं, तो क्या उनमें से अगर किसी एक की भी शादी हो चुकी है और उनका एक लीगल तलाक नहीं हुआ है, लड़का या लड़की का किसी का, सो वो पर्सनल लॉ के तहत वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब हमने देखा अडल्ट्री को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, तो वो ना अडल्ट्री के तहत आएगा, ना वो लिव इन रिलेशनशिप इलीगल कहा जाएगा। लेकिन हमें समझना होगा उस केस के अंदर, मान लीजिए अगर आदमी शादीशुदा है और औरत गैर शादीशुदा है और दोनों साथ में रह रहे हैं और आदमी की तलाक नहीं हुआ है और उसके बच्चे हैं या बीवी है, तो उस केस के अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप में महिला रह रही हैं उनको एक बीवी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर हम इस तरह के केसेस में किसी महिला को या पुरुष को, दोनों को, मान लीजिए महिला की शादी हो रखी है और पुरुष उनके साथ रह रहे हैं, अगर इन तरह के केसेस में हम उनको हस्बैंड वाइफ का या शादीशुदा कपल का अगर दर्जा देने लगे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, तो ये एक नाइंसाफी होगी उस औरत के साथ या उस आदमी के साथ जिसने एक लीगली शादी कर रखी है। तो मान लीजिए जो हस्बैंड रह रहा है शादी करने के बाद एक महिला के साथ, तो उसकी वाइफ के साथ नाइंसाफी होगी जो जिसके साथ उसने तलाक नहीं लिया है, क्योंकि मेंटेनेंस हो, चाइल्ड अडॉप्शन हो, इन सारे कानूनों में फिर कंफ्लिक्ट आएगा। आज की डेट में मेंटेनेंस कैसे मांगा जाता है? अगर वाइफ अपने हस्बैंड से, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें, तो हस्बैंड जो कमा रहा है उसकी इनकम के ऊपर वो वाइफ अपना कहती है कि मान लीजिए 50,000 या लाख रुपए हस्बैंड कमा रहा है, तो उसका एक प्रोपोर्शन चाहे 33% हो या 50% वो क्लेम करती है एज पर दी स्केल, इफ शी, अगर वो कमा नहीं रही है तो। मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में बिना डिवोर्स के वो हस्बैंड एक औरत के साथ और रहता है। अब लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा क्या है? क्या लिव इन रिलेशनशिप केवल एक आदमी के साथ एक समय पे रह सकती है? क्योंकि इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। मान लीजिए वो आदमी 2 महीने के साथ के लिए एक औरत के साथ रह, एक फीमेल अपने दोस्त के साथ रहता है, फिर 2 महीने किसी और के साथ रहता है और फिर 2 वर्ष किसी और के साथ रहता है, क्या वो सारे औरतें क्या वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होंगी? तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स का इसमें क्लियर नो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेसिव व्यू दिखाते हुए यहाँ तक कहा है, और ये जजमेंट जो मैंने आपको बताया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस केस के अंदर एक हस्बैंड वाइफ 50 साल, हस्बैंड वाइफ नहीं, एक महिला और एक पुरुष 50 साल से बिना शादी के साथ रह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना लंबे समय और इतना लंबे काल चाहे उन्होंने शादी नहीं करी, बट इट इज इन नेचर ऑफ मैरिज, तो उसको शादी की तरह माना जाएगा। और उन दोनों ने, क्योंकि देवर नॉट, उनका पहले से किसी से शादी शुदा नहीं थे दोनों, तो उनको उस केस के अंदर वाइफ को पूरा एंटाइटलमेंट दिया, और जो उनके वो हैबिटेशन से जो बच्चे हुए उनको एक लीगली इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ना मानते हुए उनका लीगल हक दिया गया। सो जहां तक प्रोटेक्शन आपका सवाल है कि किस तरह के कानून उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उस पे अगेन मैं रिटरेट करूंगा कि हर आपको एक महिला पुरुष या एक भारत के आप नागरिक होने के मामले में जो भी आपको अधिकार मिलते थे अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर, हमारे पीनल कोड के अंदर या किसी भी कानून, वो सब आपको उपलब्ध है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको हस्बैंड अगर पीट रहा है या आपकी वाइफ आपके साथ बदतमीजी कर रही है तो आपके पास कोई हक नहीं है। या मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में गुस्से में आके अगर दोनों में झगड़ा हो जाता है और मार पिटाई होती है, तो फीमेल के पास पूरा हक है अपना कंप्लेंट दर्ज कराने का, बट वो दर्ज कंप्लेंट कराने का एज अ फीमेल, एज अ महिला, नॉट एज अ वाइफ। सो व्हेन आई से नॉट एज अ वाइफ, क्यों वाइफ को या एक वाइफ को हमारे देश के अंदर पर्सनल लॉज में, चाहे मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो दर्जा है, जो कानून है, जो राइट्स हैं, वो बहुत एक्सटेंडेड राइट्स दिए गए हैं। जैसे सीआरपीसी का प्रावधान है 125 जिसमें मेंटेनेंस का प्रावधान है, हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस भी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर भी मिलता है, प्लस राइट टू रेजिडेंस भी है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आऊंगा, राइट टू रेजिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं और हस्बैंड वाइफ को घर से निकाल देता है, वाइफ को, और कहता है कि ये मेरा मकान है और आप आज से नहीं रहेंगी,
तो वाइफ के पास एक हक है कि चाहे मकान उसके नाम पे हो ना हो, वो कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले सकती है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। तो मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं और लड़का कहता है जी मेरा मकान है या मैं इसका किराया दे रहा हूँ और आप चले जाइए, तो जो फीमेल है या जो लड़की है वो ये नहीं कह सकती कि जी नहीं अब मेरा राइट टू रेजिडेंस है क्योंकि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उस केस के अंदर भी फैक्ट्स देखी जाएंगे। मान लीजिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर उनका लिव इन रिलेशनशिप वाज इन नेचर ऑफ अ मैरिज और सिर्फ उन्होंने शादी नहीं की तो ये ना माना जाए वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तो मान लीजिए कोई 10, 12, 15 साल से दोनों लड़का लड़की साथ रह रहे हैं और उनकी पहले कभी शादी नहीं हुई या शादी हुई और उन्हें लीगली डिवोर्स लेके साथ रह रहे हैं, उस केस के अंदर अगर उनका कोहैबिटेशन इस तरह से था जैसे हस्बैंड वाइफ का रहता है, उस केस के अंदर लड़के को भी और लड़की को भी पूरे कानूनी हक मिलेंगे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। अदरवाइज इफ आई हैव टू आपका सवाल का जवाब कि कोई स्पेशल लॉ आपको नहीं मिलेगा। भारत के नागरिक होते हो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मान लीजिए आपको कोई चीटाकशी करता है, आपका लैंडलॉर्ड आपको कहता है कि आप नहीं रह सकते, आपके पास पूरा हक है उसको चैलेंज करने का, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आपको पीजी नहीं मिलते हैं, आपको रेंट पे घर नहीं मिलता है अगर आप दिखाएं लड़का लड़की कि हम लीगली हमारी शादी नहीं हुई है। तो उस केस के अंदर भी आप रेट पिटिशन फाइल करके अपना हक कोर्ट से मांग सकते हैं। यू हैव ऑल द राइट्स, एक भारतीय नागरिक की तरह आपके पास सारे हक हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर जगदीश, कई बार से मतलब बहुत से युगल जोड़े हैं जो शादी के पछड़े से बचना चाहते हैं तथा साथ रहते हुए अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हैं। तो मैं जानती हूँ कि हमारे युवाओं के भी मन में ये सवाल होगा कि क्या लिव इन रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप जो कि टीनेजर्स में भी देखा जाता है एक विकर्षण का रूप ले सकता है, क्या एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है? डेफिनेटली देखिए, लिविंग रिलेशनशिप में मैंने फिर जैसे बात कही कि ये ठीक है, करियर के लिए वो लोग साथ होते हैं, प्रेरणादायी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये प्रेरणादायी कल को उनकी प्रोफेशनल जेलसी में भी बदल सकती है। ये भी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल हमेशा अपने बारे में पहले सोचता है और वुमेन डेडिकेटेड ज्यादातर देखी गई है, लेकिन कई मामलों में वुमेन भी इस मामले में प्रोफेशनल जेलसी ले आती है। मैंने फिर जैसे कहा कि जो लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो ट्रस्ट के साथ नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम नियमों को फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं जो समाज के नियम है शादी के बाद के। क्या वो प्रेरणादायी अपने करियर में अकेले रहकर नहीं हो सकता है? अपने मित्र के साथ, सेम सेक्स जो मित्र होते हैं क्या उनके साथ नहीं होता है? लिविंग रिलेशनशिप ही जरूरी है। हाँ, फिर जो बात आपने कही कि प्रेरणादायी बनने की कोशिश करते हैं, वो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। जहां उनका करियर बनता है और वो चले जाते हैं। जैसे एक अगर आप केस देखें, हमारे चेस की जो प्लेयर थी, फेमस प्लेयर बेनीवाल करके थी और रही हैं, और उनका वही है, हस्बैंड का लंदन हो गया, लिविंग रिलेशनशिप में थी, जो साथ में रह रहे थे पार्टनर वो लंदन चले गए अपने करियर को लेके, उनका करियर डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है, बहुत ही रेयर आपको मिलेंगे जहां पर वो लोग बहुत क्या बोले कि एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी रहे। अगर प्रेरणादायी की बात करें तो क्या ऐसे जनरल इसमें फ्रेंडशिप में नहीं होते हैं लोग? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के लिए प्रेरणा देते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन वहां होता है जहां हम केवल स्व की बात करते हैं, when we are self-centered. Why we are in the relationship? Because we are self-centered to fulfill my desire, and that could be wild also. ये जो है ना, इस कारण से डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, और प्रेरणादायी कहें नहीं हो सकता पूरी तरह से। मैं डॉक्टर साहब की बात को मतलब उन्होंने जैसे कहा कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और मेल पहले अपना ही भला चाहेगा। मैम, लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज में एक हवा की तरह है, और हमारे समाज में अगर मैं बोलूं कि अगर ये गैर अनुसंधान रिश्ता जो है, तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि इस रिश्ते में एक औरत पे ज्यादा तनाव होता है? देखिए, ऐसा है कि यस, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पेट्रियार्की अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कह रही कि पेट्रियार्की में रिलैक्सेशन नहीं हुआ है, बट पितृसत्ता में हाँ कुछ बदलाव आया है, लेकिन उतना नहीं आया जितना कि आना चाहिए। तो ऐसे समाज में
ये जो महिलाओं पे जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं वो महिलाओं पे यस ज्यादा इफेक्ट होता है, और ज्यादा इसलिए क्योंकि हमने हमेशा शुरू से किया है कि चिल्ड्रन मदर्स राइट, यानी कि माँ की ममता, और हम जिस तरह से सोसाइटी में एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ, हमने एक स्टीरियोटाइप इमेज कंस्ट्रक्ट किया है कि चिल्ड्रन आर मोर क्लोज टू द मदर, और फेमिनिटी जो है, विमेन की जो फेमिनिटी की जो डिस्क्रिप्शन है वो तभी होती है इफ शी इज अ गुड मदर, इफ शी इज एबल टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। द डे वो अपने बच्चों को छोड़ देती है, अपने और रिलेशनशिप्स के लिए आगे बढ़ती है, तब उसको समाज में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। हो सकता है कि आज थोड़ा पेटर्निटी लीव और आप देखिए कि पॉपुलरली और जो सेलिब्रिटीज हैं उसमें भी आया है कि वहां जहां की आदमी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर एक रिलेशनशिप में कुछ राइट्स होती हैं, कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। जिस प्रकार से हमारे समाज में ये ड्यूटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिफाइन किया है वो फीमेल के ऊपर ज्यादा बर्डन है, जैसे कि बच्चों की देखभाल वही करती हैं, बच्चों को पैदा वही करती हैं। तो रिलेशनशिप्स, जो लिव इन रिलेशनशिप्स में चिल्ड्रन नहीं है वो सही है, ठीक है, जहां वहां तक तो। जहां बच्चों का आ जाता है सवाल, वहां पे विमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, और फीमेल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ने में डरती हैं क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। सो इस वजह से मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में यस, फीमेल का जो डैमेज है, इमेज का डैमेज है, इमोशनल सोसाइटल डैमेज है, इकोनॉमिक डैमेज एज वेल, क्योंकि मेंटेनेंस की बात आ जाती है। और कई बार हमने देखा है कि बहुत रिच लोग होते हैं जो कि रिलेशनशिप के ब्रेक करने के बाद प्रॉपर्टी सब अपने पेरेंट्स के नाम और किसी के नाम करके बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे या कुछ भी है। सो ये सब दिक्कतें आने की बहुत संभावना है। सो यस, आई डू एग्री कि इस रिलेशनशिप्स में जो डैमेज होता है वो फीमेल्स में ज्यादा है, साइकोलॉजिकली, सोशली, मॉरली, यस। जी, पीयूष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आने वाले समय में लिव इन रिलेशनशिप को क्या मान्यता मिल सकती है और कानून से हमें क्या संरक्षण मिल सकता है? आयुषी, मेरा मानना है कि अभी जो यूनिवर्सल सिविल कोड की तरफ जो पहल हुई है कि आपका क्या धर्म है या आप कहाँ से आते हैं या किस प्रदेश से हैं या क्या है, तो उसके आपके पर्सनल लॉज हम सबके जो सेम करने की अभी जो पहल चली है, अगर वो होता है तो मेरा मानना है कि उस संदर्भ में लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो एक लीगल वैक्यूम है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, आप कहें कि लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत जो है अब आता है वो कि आप मान लीजिए लड़का लड़की अगर अलग अलग धर्म के हैं तो अलग अलग धर्म के हैं, क्योंकि कई बार क्या है हम जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी हम अपने कई रिलेशनशिप ऐसे हैं जो बार्ड हैं जिससे आप शादी नहीं कर सकते। आपके फर्स्ट कजन्स हो गए या आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, सो वो जो एक बार है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी है। और फिर अगर हिंदू और मुसलमान शादी करते हैं तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी है। अब लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो रहते हैं तो कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कानून के अंदर आज की डेट में। अगर यूनिवर्सल सिविल कोड आता है और या मान लीजिए अगर फ्यूचर में उस तरह का कंसेप्ट आता है जहाँ पे पर्सनल लॉज से हटकर हम एक सबके लिए समान कानून बनाए मैरिज को लेके और पर्सनल लिबर्टी को लेके, तब मेरा मानना है कि डेफिनेटली लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा भी तय की जा सकती है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी तय करना। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2-3 सजेशन दिए थे, जो अपना लैंडमार्क जजमेंट है, मैंने आपको बताया वीके शर्मा वर्सेस इंदू शर्मा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट को लॉ इनेक्ट करने के लिए ये देखते हुए कि पहली बात लिव इन रिलेशनशिप का टेन्योर डिसाइड किया जाए कि क्या रीजनेबल टेन्योर होगा लिव इन रिलेशनशिप का। अब देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना। 2 महीने की रिलेशनशिप भी बहुत एक हेल्दी रिलेशन हो सकता है, और मान लीजिए 10 साल का भी मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग शहर रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप उनका कोहैबिटेशन साल में केवल 6 महीने इकट्ठे रहते हैं या 1 महीना इकट्ठे रहते हैं। सो टेन्योर डिसाइड करना और हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ लिव इन रिलेशनशिप मॉनेटरीली एंड अदरवाइज,
वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के अंदर, प्लस उनका लीगली स्टेटस बिफोर मैरिज। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट को इनैक्ट करके इस पे डिसाइड करने के लिए, जिससे लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कानून आ सके, क्लैरिटी आ सके। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली आने वाले समय में, जैसे हमने बात की लिव इन रिलेशनशिप अब से 20 साल पहले अगर एक बहुत मैं कहूंगा कि ना सुने केसेस होते थे, आज के डेट में मेट्रो सिटी में, दिल्ली में, बॉम्बे, बैंगलोर, इन शहरों में ये प्रचलन बहुत बढ़ गया है। और हम इन चीजों पे हम आंख बंद नहीं कर सकते कि लिव इन रिलेशनशिप है नहीं। जब सुप्रीम हाई कोर्ट्स के जजमेंट आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, तो ये तो वो केसेस हैं जहां पे लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़ाई लड़ के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह की लिव इन रिलेशनशिप सोसाइटी में है, और उसको किस तरह से हम एक फ्रेमवर्क में लेके आ पाए, जिससे सबसे बड़ी बात जो कही, अगर शादी से उनके लिव इन रिलेशनशिप से अगर बच्चे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। क्योंकि देखिए लिव इन रिलेशनशिप आप दोनों अपनी मर्जी से आते हैं, बट उसका अगर एंड रिजल्ट अगर बच्चे हैं, वो किस लीगली उनको क्या स्टेटस मिलता है सोसाइटी के अंदर प्लस कानून के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लीगलाइज करना और उसके अंदर फ्रेमवर्क करना। तो मेरे को लगता है डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर अगर हम इसके अंदर थोड़ा हम पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहुंचे, तो इसके ऊपर भी काफी बड़ा चेंज आने की उम्मीद है। डॉक्टर जगदीश जी, सर लिव इन रिलेशनशिप में आना भारत में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार हमारे माता पिता से भी रजामंदी नहीं मिलती है और आसपास आस पड़ोस में भी काफी ताने सुनने को मिलते हैं। और ये भी होता है कि परिवार में भी बहुत मनमुटाव रहता है, आपसी झगड़े रहते हैं। तो इस पर आपका क्या राय है, मैं जानना चाहूंगी आपसे। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में या हमारे भारतीय समाज में आप ये देखिए कि शादी की जो संस्था है उसको बहुत ही पवित्र तरह से माना गया है। जो इंसान का जन्म है वो भी शादी से ही जोड़ करके बनाया गया है, और हर विवाह के संस्था में रिचुअल्स हैं जो सारे बहुत ही शुभ और नैतिक माने गए हैं। जब इनसे अलग हटकर जहां पर लिविंग रिलेशनशिप की बात आती है, लिविंग रिलेशनशिप मींस अवे फ्रॉम मैरिज, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है ना पेरेंट्स को ना समाज को, तो निश्चित है। और वहां पर एक सबसे बड़ी बात दिमाग में यही आती है हमारे समाज को कि लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं वो लोग अनैतिक हैं, दे हैव आई मीन दैट इज अवैध संबंध, वन। सेकेंड, एंड वही जो बात है कि दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स, पारिवारिक जिम्मेदारियों को वो नहीं निभाना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको उसी हे दृष्टि से देखा जाता, उनको पसंद नहीं किया जाता है, तो घर में वो एक्सेप्टेड है ही नहीं। और आप अगर जाएं इन केसेस पर जो लिविंग रिलेशनशिप में है, वो खुद भी परिवार से बहुत दूर हो जाते हैं। इनिशियल फेज बिकॉज दे आर मोर एनर्जेटिक, because they are young, energetic, sexually more active, they have a good career, they are earning good money, तो वो सोचते हैं शायद हमारी जिंदगी ऐसे बहुत अच्छी सी चल रही है, चल जाएगी। घर वाले नहीं मानते हैं, इट्स ओके। ग्रेजुअली क्या होता है, जहां पर एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप मींस बहुत मायने हैं अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं होती है। आज वो इसके साथ है, कॉम्पेटेबिलिटी में नहीं समझ में आया, मेरे कॉम्पेटेबल फैक्टर्स हैं, आई विल लीव, आई विल गो फॉर अनदर। सम पीपल आर देयर हैबिट टू लिव इन लिविंग रिलेशनशिप because they want to fulfill their wild desire of different people. So ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक फैमिली के साथ नहीं आपको बांध पाएंगे, जिम्मेदारी के साथ नहीं बांध पाएंगे, जिसके कारण जब आप जिम्मेदारी से नहीं बंधेंगे, आप घर वालों से दूर होते जाएंगे। सबसे पहले है परिवार, बाद में आता है, पहले मैं स्वयं के लिए कितना जिम्मेदार हूं। कैन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ विद कमिटमेंट, with sincerity? If I am unable, how I can take responsibility of my family members and prospective my spouse, my children? बिल्कुल हम बिल्कुल अयोग्य हैं इस मामले में। तो जब ये बात ही नहीं आती कि जिम्मेदारी ही नहीं ले पा रहे हैं, तो परिवार के साथ नहीं रह सकते। परिवार के साथ का मतलब है जिम्मेदारी, भावनाओं का एक दूसरे का सहभागिता, भावनाओं का सम्मान, और साथ ही साथ सेक्स की आपूर्ति एक नियमों के साथ, स्वतंत्रता और उच्च श्रृंखलता के साथ नहीं होती।
यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में केवल उच्छृंखलता ज्यादा आती है हर महीने में। तो यहाँ पर परिवार का नाराजगी होना, परिवार का एक निगेटिव दृष्टिकोण रखना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार के नियमों के विरुद्ध है। थैंक यू डॉक्टर जगदीश। मैम, आने वाले समय में मैं क्या ये कह सकती हूँ कि युवाओं का रुझान पारंपरिक विवाह की ओर नहीं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप की ओर ज्यादा होगा? इस पे आपके क्या विचार हैं? नहीं, विवाह का जो महत्व है वो कभी नहीं जाएगा समाज से, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में आज भी जो मैरिज है वो दो इंडिविजुअल्स का नहीं है, दो फैमिलीज का है। और इसलिए क्योंकि क्या होता है कि वो दो फैमिलीज साथ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं इंडिविजुअल्स का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाज में बदलाव नहीं आया है, और अर्बन लाइफ में चेंजेस आई हैं, बिकॉज बहुत टेंशन है अर्बन लाइफ में, वहां पे जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, क्योंकि उनका करियर भी आजकल इस तरह से कि करियर भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत इनसिक्योरिटीज आई है। उस वजह से भी यस बदलाव आया है रिलेशनशिप्स में, लेकिन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो वो पॉजिटिविटी लाता है, जो वो सिक्योरिटी लाता है, उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे मेडिकल इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि जो लाइफ स्पैन है वो भी आपका काफी बढ़ गया है, और जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो जल्दी, मेनोपॉज जल्दी हो जाता है। सो आप सोच सकते हैं कि एक सेक्सुअल लाइफ, बिकॉज मैरिज इज नॉट जस्ट अ सेक्सुअल लाइफ, इट्स नॉट जस्ट एक लीगल वो नहीं है, इट्स मच बियॉन्ड दैट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, एक इमोशनल बाइंडिंग है। अगर आप देखते हैं आज भी व्हाट्सएप मैसेजेस जैसे वैलेंटाइंस डे या कुछ इस तरह से जोक्स आती हैं कि वाइफ और हस्बैंड लड़ रहे हैं फिर भी साथ रह रहे हैं। व्हाई? मेनली बिकॉज वो एक एक सिक्योरिटी होती है, चाहे आप जोक करें चाहे लड़े वगैरह करें, वो सिक्योरिटी लिव इन रिलेशनशिप्स में नहीं आती है। एज अ student of sociology, I would say that marriage as an institution is much beyond, वो बहुत ज्यादा आगे है। It दो individuals को bind करता है for a lifelong। divorce का बहुत ज्यादा आप लॉयर भी बताएंगे प्रोसीजर होता है, लिव इन रिलेशनशिप्स में वो नहीं होता है, टेम्पररी होता है। आज आप साथ में हैं, कुछ ऐसे आपके कुछ चेंजेस आए, बिकॉज इंडिविजुअल चेंज होते हैं। आज जो मैं हूँ वो 5 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी, और आज से 5 साल बाद मैं ऐसे नहीं रहूंगी। तो एक विजुअल में ग्रोथ आती है, चेंजेस आती हैं, बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, इमोशनल चेंजेस आती हैं, बॉडी चेंजेस आती हैं, मैकेनिज्म्स में चेंजेस आती हैं। उस चेंजेस को अगर आप एक सिक्योरिटी के तौर पे एक पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं, वो एक अलग ही होती है, एक अलग ही होता है। लेकिन अगर आप ये हमेशा इस डर पे रहें कि मैं एक लिविंग रिलेशनशिप में हूँ और कल को ये ब्रेक हो जाएगा, तो उस डर से बहुत मुश्किल होता है अपनी जिंदगी एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए। क्या है कि मैंने कल क्या किया था, जब ये टॉपिक आया था, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, गर्ल्स कॉलेज में, तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था कि उनकी इसमें क्या विचार है, मतलब क्या सोचते हैं आप लिव इन के बारे में। तो उसमें सब लोगों ने बोला कि मैम बहुत अच्छा है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस टू गर्ल्स और टू पीपल, क्योंकि उनको ना कोई वो बाइंडिंग देती है, आप अपने करियर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप में कोई सिक्योरिटी बाइंडिंग नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फिर मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ये सोचो कि 10 साल के बाद अगर अपने माँ बाप भी ऐसे रहे और किसी ने दरवाजा खोला, एक दिन आप घर गए और दरवाजा खोला तो देखा किसी ने दरवाजा खोला, कौन है? तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैंने आपके फादर को छोड़ के मैं नए फादर को लेके आई हूँ, तो आपको कैसे फील हो गया? देन दे स्टॉप एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट। सो मैं ये कह रही हूँ कि आप कितना भी कहें, जो एक सिक्योरिटी है और जो एक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, उसका कभी भी सिग्निफिकेंस नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स बट इट इज टू फैमिलीज हु हैव कम टुगेदर। जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे आपका लीगल राइट हो, जैसे इनहेरिटेंस लॉस हो, उसमें क्लैरिटी आती है एक कि कौन क्या इनहेरिट करेगा, कौन क्या सक्सीड करेगा और क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो आज मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, उनकी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन लेगा? तो ये जो सारी सिक्योरिटी के लिए मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट वन, एंड आई डोंट थिंक कि
आने वाले दिनों में भी इसका कोई सिग्निफिकेंस लेस होगा। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ हम अपने शो को यही समाप्त करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सारे गेस्ट को, पीयूष जी को, डॉक्टर जगदीश जी और डॉक्टर विजय लक्ष्मी की। वो हमारे साथ सम्मिलित हुए और युवाओं से जुड़े अहम मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू। थैंक यू सर।